दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट सेल। सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेल क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेल? तो सेल जो है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी बॉडी की फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंपल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट अ सेल इज। अब एनसीईआरटी कहती है, इसको यहाँ रख देते हैं। एनसीईआरटी कहती है एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell, a complete structure of cell does not consider, या फिर does मतलब एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि does not ensure independent living. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent लिविंग। इसका क्या मतलब है कि भाई लिविंग मतलब अपन ने तो ये कह दिया ना कि लाइफ के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल ही होती है। तो सेल जब पूरा है तब भी वो एक फंक्शनल यूनिट है। बाकी एनीथिंग लेस देन अ सेल, यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो पूरा एक सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग परफॉर्म करे या नहीं करे, ये वी कैन नॉट से दिस, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। और वी ऑल नो कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, जैसे कि वायरस हो गया जो कि एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, या फिर प्रायॉन्स हो गए, तो वो लिविंग नहीं होता है बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि भाई जो भी चीज़ एक पूरा सेल नहीं है वो लिविंग नहीं होती है। लिविंग वर्ल्ड में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर लिविंग होना है तो भाई सेल तो उसके पास मिनिमम होना ही चाहिए। सेल से ज़्यादा फिर उसके पास जो भी हो सकता है, जैसे ढेर सारे सेल मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी, लेकिन सेल से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेल एक मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो सेल की डिस्कवरी तो यार सबको पता है, दो तीन साइंटिस्ट के नाम तो सबको पता होंगे। पहला रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। लेकिन वी ऑल नो कि इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल था। इट वॉज अ डेड सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, या फिर डिस्कवरी ऑफ सेल लिख देते हैं पहले, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इट वॉज अ डेड सेल। उनने कहाँ से डिस्कवरी करी थी? उनने खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बना के डिस्कवरी करी थी। एंड उनने सबसे पहले क्या देखा? बार्क ऑफ ट्री। तो वहाँ पे उनको जो मधुमक्खी का जो होता है ना छत्ता, उस टाइप में के स्ट्रक्चर जैसे उनको कुछ चीज़ें दिखी कि भाई जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी कुछ चीज़ें उनको सेल, पार्क ऑफ सेल में दिखी। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा जो दिख रहा है, सेल मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट। तो ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट जैसी जो चीज़ें दिख रही है उन उसको उन्होंने सेल नाम दे दिया। लेकिन बार्क ऑफ द ट्री जो होती है वहाँ पे सारे डेड सेल्स होते हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? इसको अपन साइड में कर देते हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो रॉबर्ट हुक के बाद एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लिवनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक,
ठीक है, आई होप सो आई एम राइटिंग इट करेक्ट, एनसीईआरटी में देख लेना। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। मैं बस यहाँ पे लिविंग सेल लिख दे रही हूँ, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। और एक चीज़ और जो शायद सबको पता ही होगी, बट नहीं भी पता तो भी ध्यान में रखना कि एंटोनी वॉन लेवेनहक यहाँ लिख देते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। जब माइक्रोस्कोप थोड़ा सा और डेवलप हुआ, इन्हेंस हुआ, सेल के अंदर भी अपन ने फिर चीज़ें देखना चालू करी, तब इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो एसिडिक सा सब्सटेंस है, तो वहाँ से फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। बिकॉज वी ऑल नो कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जैसे इनने थोड़ा सा मतलब एसिडिक चीज़ कुछ है वो करके उन्होंने डिस्कवरी करी, तो वहाँ से न्यूक्लियस की, डीएनए की, न्यूक्लियन नाम दिया था शुरू में, तो ये सारी डिस्कवरी वहाँ से हुई। बट प्रॉपर अपन ने सिर्फ बाहर बाहर का अभी तक हिस्सा देखा था। सेल के स्ट्रक्चर की, इन सब की स्टडी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी डिटेल में कब हो पाई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्या लिख रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जो लाइक स्टडी हुई वो कब हुई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की डिटेल स्टडी कब हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तब तक तो यार सब लोग बाहर ही बाहर की चीज़ें देख पा रहे थे कि क्या है, सेल वॉल वगैरह, सेल है, कंपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें लोग देख पा रहे थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई, हमने और डीप में सेल को पढ़ना चालू किया, एंड उसके बाद ही सेल के स्ट्रक्चर और सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ पाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है। बट सेल थ्योरी जिसका सबने सुना होगा वो क्या है, वो मेन चीज़ तो ये आती है कि भाई सेल थ्योरी क्या है। तो दो चार नाम तो सबको पता होंगे भाई, श्वान, स्लेडिन, रोडोल्फ फर्चाउ। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल है कि भाई सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी कुछ नहीं, बस सेल के बारे में बताती है। सेल लाइक किस में होते हैं, किस में नहीं होते, सेल कहाँ से है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, जिसमें से पहले साइंटिस्ट आए मैथियस श्लेडिन। मैथियस श्लेडिन, ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, इन्होंने 1838 में आया, बॉटनिस्ट है तो किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 1838 में आके कहा कि प्लांट जो है वो कैसे बने रहते हैं। प्लांट और प्लांट की बॉडी जो है वो सेल, अलग अलग प्रकार के सेल, और मतलब अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके प्लांट का टिश्यू बना होता है, और उसी टिश्यू से मिलके प्लांट की बॉडी बनी होती है। तो प्लांट जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। तो उन्होंने एक मतलब एनसीईआरटी की ही लाइन है कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने प्लांट की बात करी। उसके बाद साइंटिस्ट आए श्वान, सेम कलर से लिख दूँ, ठीक है। क्या नाम था इनका, थियोडोरे श्वान। थियोडोरे, क्या लिख रही हूँ मैं, थियोडोरे श्वान। ठीक है, ये क्या थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट है तो किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल के बारे में। इन्होंने 1839 में आके कहा, मतलब शॉन के ही सॉरी श्लेडिन के ही टाइम की बात है, एक साल बाद उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ प्लांट्स नहीं, एनिमल्स भी जो है वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई देखो, एनिमल के जो सेल के जो बाहर है एक पतली सी लेयर होती है, या फिर मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि भाई देखो अ, जो सेल वॉल है वो सिर्फ
प्लांट्स में पाई जाती है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। एनिमल के जो सेल है उनके बाहर एक थिन एक लेयर पतली सी पाई जाती है, जिसको उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल्स के सेल के बाहर, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, सेल वॉल जो है वो प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, सेल वॉल। फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी शॉन हाइपोथेसिस, कि भाई देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है। तो प्लांट्स प्लस एनिमल की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल एंड सेल के प्रोडक्ट्स से मिलके बनी होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चाउ। ये मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है, पता नहीं क्यों, नाम भी अच्छा लगता है, काम भी अच्छा लगता है। रुडोल्फ वर्चाउ करके एक साइंटिस्ट आए, ये सी और एच है, ठीक है, ध्यान रखना। रुडोल्फ वर्चाउ करके एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा ये आए थे 1855 में, ये बात ध्यान रखो यार, डेट्स मत भूलो, बिल्कुल याद रखो। 1855 में आए, आते साथ ही इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कोई हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जितने भी सेल हैं, ऑल सेल, जितने भी सेल हैं वो डिवाइड करते हैं, ये चीज़ हमने बोली। एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले के जो एग्जिस्टिंग सेल है वो सेल डिवाइड करते हैं और उन्हीं सेल से नए सेल बन के आते हैं। यानी कि मान लो ये एक सेल है जो पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बनाए, तो ये जो दो न्यू सेल है ये किससे आए, ये पहले के एग्जिस्टिंग जो सेल थे वहाँ से आए। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन था कि भाई सेल आया तो आया कहाँ से, तुमने ये तो बता दिया कि नया सेल आया कहाँ से, पुराने सेल से, तो जो पुराना सेल है वो कहाँ से आया। तो भाई वो सारी चीज़ें कि सेल कैसे बना, सेल कहाँ से आया, बायोमोलिक्यूल्स कैसे बने, वो सब तो एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे फाइनल जो सेल थ्योरी बनकर आई वो ये बनकर आई, फाइनल सेल थ्योरी, कलर कलर कलर, कौन सा कलर से लिख, पर्पल से लिखते हैं। जो फाइनल सेल थ्योरी या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी जो है जिसको अपन पढ़ते हैं, वो कहाँ, वो क्या कहती है कि भाई फाइनल जो सेल थ्योरी बनकर आई उसमें दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट से बनकर आई कि भाई मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, बाकी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and product of cell। एक और पॉइंट है इसका दूसरा, कि जितने भी सेल हैं वो पहले के एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आए हैं। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। This was all about the introduction and overview of cell। इसके आगे का जो चैप्टर है वो अपन थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे। ये लेक्चर पता नहीं क्यों मैं इतना धीरे पढ़ा रही थी, बट आगे का जो भी लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होगा, उसको काफ़ी जल्दी जल्दी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ साथ में थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल तुम सबने पढ़ा है बचपन से, तुमको सब पता है, कुछ नया एनसीईआरटी में दिया है नहीं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और हाँ, बीच बीच में कट्स इसीलिए हैं, डोंट माइंड कट्स वगैरह इसीलिए हैं बिकॉज मेरे पास इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर सकूँ। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स।
बट हाँ, तुम्हारे पास जब वीडियो आएगा तुम्हें 1-1.5 घंटे का पूरा लंबा वीडियो ही मिलेगा, जिसको तुम्हें 2x पे देखना है, बिकॉज मैं बहुत स्लोली, मतलब धीरे स्पीड में बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं भाग रही हूँ। तो आई नो कि तुम मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी, तो तुम लोग 2x पे वीडियो देख सकते हो, कुछ खास नया इसमें कंसेप्ट है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि भाई देखो, प्रोकैरियोटिक सेल तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं। इसका बनाते हैं डायग्राम। तो देखो, तुमको पता है कि सेल वॉल होती है, ठीक है, डोंट माइंड, ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं है। तुमको पता है भाई, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में एक और स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है, जो कि सबसे बाहर आउटर सरफेस पे पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और इसमें क्या होगा? इसमें इसका वही फ्लैजेला, हुक वगैरह और फ्लैजेला होगा। बहुत ही घटिया फ्लैजेला बना है, ठीक है। और क्या होगा? इसका फ्लैजेला होगा। अब आ जाओ सेल के अंदर। ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें एक खास चीज़ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। इसमें एक खास चीज़ होती है, और वो होती है मीजोजोम। तुम सबने पढ़ा तो होगा, नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ लो। अब इसका जो डीएनए होता है, वी ऑल नो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसका डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, स्कैटर्ड पूरे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, और वो मीजोजोम से कनेक्टेड होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए मीजोजोम से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा इसमें छोटी मोटी चीज़ें अंदर कुछ मिल जाएंगी, जैसे कि प्लाज्मिड मिल जाएगा कहीं पे तैरता हुआ, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ मिल जाएंगी। साइटोप्लाज्म तो है ही, ठीक है। मैं क्या बना रही थी? हाँ, राइबोसोम मिल जाएगा। कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S राइबोसोम मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स वगैरह अंदर, इंक्लूजन बॉडी, वेसिकल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगी। अब इसको करते हैं, डायग्राम तो बन गया, अब इसको लेबल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कौन से कलर से करें? वाइट कलर से करते हैं, चलो। सबसे पहली चीज़ कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ मिल के बनता है बैक्टीरिया का सेल एनवेलप, ठीक है। ये क्या है आपकी? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक और चीज़ होती है, ये आपका फ्लैजेला है। इसमें एक और चीज़ होती है, पिलाई एंड फिम्ब्रे, तो वो भी मैं बना देती हूँ यहाँ पे येलो कलर से ही। जैसे छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोला जाता है फिम्ब्रे, अटैचमेंट वगैरह के लिए होते हैं। और थोड़े से लंबे साइज़ के ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोला जाता है पाइले, पाइलस, पिलाए, ठीक है। ये भी लोकोमोशन वगैरह में बिल्कुल कोई इनका रोल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इनका काम क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल बस ये फिम्ब्रे का तो काम अटैचमेंट होता है। ये जो पाइले हैं, या सॉरी पिलाए हैं, पाइलस, इनका काम होता है कॉन्जुगेशन वगैरह में। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे। अभी कर लेते हैं इसको लेबल। सबसे पहले लेबलिंग डन करते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को, एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल में अपन कवर करेंगे। तो ये था, क्या था ये थे अपने फिम्ब्रे, फिम्ब्रे, और ये है अपने पिलाए। इसके अंदर आ जाओ तो भाई ये है आपका डीएनए, है ना, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जिस जगह पे पाया जाता है उसको जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो डीएनए को जीनोफोर या न्यूक्लियोइड नहीं बोला जाता है, डीएनए जिस जगह पे पाया जाता है उसे जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये सेल है,
ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए पड़ा है, नहीं। ये सेल है, ये सेल में पूरा डीएनए बिखरा हुआ इधर से उधर पड़ा है साइटोप्लाज्म में ही, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस जैसे यूकैरियोटिक सेल में होता है वैसा कुछ नहीं है। देन ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका मीसोसोम। मीसोसोम, ये आपका प्लाज्मिड, और ये राइबोसोम। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट है। अब एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार जिसका ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, अलग अलग मतलब 2 टाइप के होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स भी। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। स्टिकी सी लेयर होती है, ये इसकी लिपिड वगैरह की बनी हुई। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी जो एकदम मतलब नरम सी, स्मूथ सी, स्लाइम लेयर जैसी होती है, जिसको लाइक मतलब जो जो अटैचमेंट वगैरह के लिए यूज़ होती है। एक होती है स्लाइम लेयर। स्लाइम आपने देखा है कैसा होता है, गिलगिला सा, पतला सा, नरम सा, दबा दो दब जाएगा, उस टाइप में की स्लाइम लेयर, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, लूज शीथ, है ना। लूज स्लाइम आपने देखा है कितना लूज होता है, सॉफ्ट सा होता है। लूज शीथ किस लिए, क्या काम में आता है, अटैचमेंट के काम में आता है। और दूसरी होती है टफ या फिर थिक। थिक बोल दो, टफ बोल दो, इसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल। कैप्सूल आपने देखी है, टफ होती है ना। स्लाइम आपने देखा है गिलगिला सा होता है। कैप्सूल थोड़ी टफ होती है, स्ट्रांग होती है। तो कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्शन के काम में आती है। कैप्सूल टाइप की जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रोटेक्शन के काम में आती है। और स्लाइम लेयर टाइप की या फिर लूज शीथ टाइप की जो है वो अटैचमेंट में काम आती है। किसी भी सरफेस पे अटैच होना है, ग्लाइकोकैलिक्स और फिम्ब्रे, ये 2 चीज़ जो है अटैचमेंट में काम आते हैं। फिम्ब्रे और पाइलस का भी, विलाय का भी यहाँ पे लिख ही लो, ठीक है। फिम्ब्रे एंड पिलाए। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो है लोकोमोशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोकोमोशन में मतलब क्रॉस लगा दो, ठीक है, कि लोकोमोशन में काम नहीं करते हैं, लेकिन इस पर स्टार भी लगा लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिम्ब्रे क्या करते हैं, अटैचमेंट। एंड पाइले क्या करता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, देखो जब बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इनके जो पाइले होते हैं, पिल्लाए होते हैं, वो आपस में आके क्या करते हैं, कनेक्ट कर जाता है और एक ब्रिज जैसा बना देते हैं। तो अंदर से जो प्लाज्मिड होता है, वो प्लाज्मिड एक सेल से निकल के दूसरे बैक्टीरिया सेल में चला जाता है, और इनका कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाता है। ये काम होता है पिल्लाए का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना। अब बैक्टीरिया भी जो है ना यार 2 टाइप के होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर और ये शेप है इसके बेसिस पे तो 2 टाइप के होते ही हैं। इसके बेसिस पे तो मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ सेल वॉल के बेसिस पे। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किसने दिया था, ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था। उन्होंने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर बताया था कि भाई देखो, एक ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पे तुम देख सकते हो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर। 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दोनों टाइप के बैक्टीरिया को तो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। फंडा क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है कि भाई सेल वॉल जो है कितनी थिक है कितनी थिन है। वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये स्टेन ले लेता है। कौन सा स्टेन अपन डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट स्टेन अपन डालते हैं, और क्रिस्टल वायलेट स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होल्ड कर लेते हैं। क्यों होल्ड कर लेता है भाई, इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, तो ये जो स्टेन है इसको काफ़ी प्रॉपरली ये होल्ड करके रख पाता है। तो अपन एक डीकलराइजर होता है जैसे अल्कोहल वगैरह, डीकलराइजर होता है, डीकलराइजर जब भी अपन डालते हैं तो ये जो स्टेन है ये रिमूव नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है ये पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का दिखता है, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो है इसकी सेल वॉल थिन होती है, ठीक है, थिन सेल वॉल होती है। तो क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है जब अपन डीकलराइजर डालते हैं तो ये स्टेन जो है निकल के बाहर आ जाता है।
ये जो मॉलिक्यूल है क्रिस्टल वायलेट के, ये निकल के बाहर आ जाता है। तो अपन बाद में एक और स्टेन डालते हैं, सेफ्रानिन। सेफ्रानिन, ये एफ है, ठीक है, सेफ्रानिन। जब अपन सेफ्रानिन डालते हैं तो सेफ्रानिन जो है उसके का ये अब क्योंकि भाई जगह खाली हो गई, क्रिस्टल वायलेट निकल गया, तो सेफ्रानिन के मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हो जाते हैं इसके सेल वॉल पे। और ये जो बैक्टीरिया है ये पिंक कलर का दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, पिंक कलर, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। ये होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का कंसेप्ट। इसमें स्टेन याद रखो, कौन सा स्टेन है, स्टेन अपन यूज़ करते हैं क्रिस्टल वायलेट। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। और एक और स्टेन यूज़ करते हैं, पहले क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, फिर डिकलराइजर डालते हैं, फिर आखिरी में सेफ्रानिन डालते हैं। तो जो भी वो जो होता है क्रिस्टल वायलेट के साथ अपन डालते हैं आयोडीन। इसको काम करूँ अलग जगह पे लिख देती हूँ, या फिर यहीं पे कहीं पे लिख देते, कोने पे अलग लिख लेते, चलो। तो ये ग्राम स्टेनिंग में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, फिर उसके बाद आयोडीन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। ये दोनों मिलके अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जाके सेल वॉल से अटैच हो जाता है। इसके बाद अपन डालते हैं कुछ एक आध मिनट अपन वेट करते हैं, फिर अपन डालते हैं इसमें डीकलराइज़र, फिर अपन डालते हैं सेफ्रानिन। तो जिनकी सेल वॉल से डीकलराइज़र डालते हैं तो क्या होता है भाई, देखो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जी नेगेटिव लिख दे रही हूँ, उससे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये रिमूव हो जाता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, उस जगह पे जाके सेफ्रानिन ऐड हो जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि उनमें जगह खाली नहीं हुई थी, उनने क्रिस्टल वायलेट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो होल्ड करके रखा था, तो वो पर्पल दिखते हैं। ग्राम नेगेटिव वाले क्योंकि जगह खाली हो गई थी, ये काफ़ी थिन है, तो क्रिस्टल वायलेट के बाद अपन ने कौन सा डाला, अपन ने सेफ्रानिन डाला, तो जो जगह खाली हुई थी वहाँ पे जाके सेफ्रानिन बैठ जाता है। सेफ्रानिन बैठ जाता है तो इसलिए ये माइक्रोस्कोप के अंदर पिंक कलर के दिखते हैं। ये हुआ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का। इसके बाद मैंने ग्लाइकोकैलिक्स भी आपको बता दिया। नाउ कम्स कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, या फिर जैसे ऑर्गेनेलीज नहीं, सॉरी, इनमें ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बोलने वाली थी मैं। प्लाज्मिड और जेनेटिक मटेरियल देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या है, कैसा है, और जेनेटिक मटेरियल कैसा है। तो भाई देखो, दो चीज़ होती है, जेनेटिक मटेरियल, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है कैसा होता है, डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नेकेड होता है, इसमें वो नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब डीएनए, हाँ एक चीज़ और, इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अपने पास तो भाई ढेर सारे क्रोमोसोम है, लेकिन बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए इसके पास प्रेजेंट होता है। नाउ कम्स कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है। तो भाई देखो, एक चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होना, प्लाज्मिड जो है ये जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं होता है, ये भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए ही होता है। दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए ही होता है, बट ये आउटसाइड जेनेटिक मटेरियल यानी कि अलग से पाया जाता है। दिस इज आउटसाइड जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड का जो मेन रोल होता है वो, अपन तो खैर प्लाज्मिड को यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का क्या काम होता है। तो देखो, बैक्टीरिया में आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कॉन्जुगेशन होता है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, पिलाई के हेल्प से दोनों बैक्टीरिया आपस में आके कनेक्ट करते हैं और एक ब्रिज जैसा बन जाता है।
फिर क्या होता है, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है, जिसे अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लाज्मिड की हेल्प से होता है। बैक्टीरिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ तुम्हें इसके बारे में अगर ध्यान रखनी है तो वो यही ध्यान में रखनी है कि भाई प्लाज्मिड जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ कम्स राइबोसोम। अब पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट बोल दिया तो बस यही पढ़ोगे, हर चीज़ पढ़नी है। प्लाज्मिड तो मैं इस सेंस में कह रही थी कि तुम आगे जाके जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोल आएगा। सॉरी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोल आएगा प्लाज्मिड का। हाँ, प्लाज्मिड के बारे में एक और चीज़ लिख लो कि प्लाज्मिड क्या करते हैं, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका प्लाज्मिड है, ये किसी भी एंटीबायोटिक को लेकर जो है इसके प्लाज्मिड में सपोज़ कोई जीन है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा सेम बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसके प्लाज्मिड में कोई जीन नहीं है, तो ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है। किसी भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को तुम डालोगे अगर इन दोनों बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया तो निपट जाएगा, ये वाला बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा, ये नहीं निपटेगा, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, इसमें ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं प्लाज्मिड के। अब आ जाओ राइबोसोम पे। वी ऑल नो बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 30S और 50S दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। ये इसकी सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। ये S क्या है, दिस इज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 30S और 50S को प्लस कर दिया फिर 70S बन गया, नहीं, क्योंकि 30 और 50 को प्लस करोगे 80 बनेगा, 70 नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को प्लस करके बनता है। बेसिकली एक प्रकार से, एक मान लो जैसे 50S सब यूनिट है, इसके ऊपर ये 30S सब यूनिट बैठी होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके 70S का राइबोसोम बनता है। अब ये बनता कैसे है, बेसिकली जब अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जैसे मान लो 70S राइबोसोम अपन ने लिया, अपन ने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो 70S राइबोसोम मतलब ये जो राइबोसोम है अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने मास के अकॉर्डिंग, ये जो भी ऑर्गेनली जो भी पार्टिकल है अपने मास के अकॉर्डिंग, तो हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करके उसको छोड़ दिया। सेंट्रीफ्यूज करना यानी कि मतलब इसको गोल गोल ऐसे हाई बहुत तेज़ स्पीड में इसको रोटेट करना। रोटेट किया तो भाई इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, मान लो इस ट्यूब को तुमने रोटेट किया, इस ट्यूब के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी बहुत तेज़ स्पीड में रोटेट करेंगी। रोटेट करने के बाद तुमने उसको छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद ये रोटेट करते 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 आके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। जब ये चीज़ें आके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, तो जो चीज़ जितनी भारी होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा नीचे जाके सेटल होगी। तुमने यहाँ पे मार्किंग बना दी 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे करते करते तुमने मार्किंग बना दी। अब जो राइबोसोम है वो मान लो 70S पे जाके सेटल हो गया, तो इस राइबोसोम की डेंसिटी कितनी होगी, 70S। ठीक है, इस राइबोसोम के तुमने दो अलग अलग सब यूनिट करके सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो ऊपर वाली सब यूनिट है वो यहाँ कहीं 30 पे जाके बैठ गई, 30 पे जाके सेटल हो गई, तो ये वाली सब यूनिट 30 की हो गई। नीचे वाली सब यूनिट कहीं पे मान लो 50 पे जाके बैठ गई, तो ये वाली सब यूनिट 50 हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इसको और इसको जोड़ के मैं बोल रही हूँ कि भाई 30 + 50, नहीं, इसको प्लस करोगे तो 80 आ जाएगा, तो इसको प्लस, इसको मैथमेटिकली प्लस नहीं करना है, ये दोनों सब यूनिट मिल के, ये 50S वाली ये 30S वाली मिल के 80S बनाती, सॉरी 70S बनाती है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें होता है 80S राइबोसोम, उसका अपन देखेंगे आगे। हाँ, ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये क्या बताता है, डेंसिटी बताता है, कौन सी चीज़ कितनी डेंस है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतनी ज़्यादा नीचे जाके सेटल डाउन होगी। तो जो राइबोसोम प्रोकैरियोट का है वो कहाँ जाके सेटल डाउन होता है, 70S पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। अब आ जाओ, हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट राइबोसोम के बारे में, कि भाई
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नीट में राइबोसोम के बारे में कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम या फिर जिसको पॉलीसोम भी बोलते हैं, वो क्या होता है। देखो, राइबोसोम ये हो गया राइबोसोम प्लस एमआरएनए क्या होता है, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ऐसे एमआरएनए है, एमआरएनए के साथ राइबोसोम जो है ये अटैच रहते हैं। ठीक है, एमआरएनए प्लस राइबोसोम किस काम में आते हैं, ट्रांसलेशन के काम में आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। तो ये उस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस प्रोटीन सिंथेसिस, ये उन जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे आपका एक्टिवली ट्रांसलेशन ही एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस होना है। अब आ जाओ यूकैरियोटिक सेल पे। यहाँ ख़त्म होता है अपना प्रोकैरियोटिक सेल।